हाँ, इस डोर को बंद कर दीजिए ताकि रवि सर का आवाज हमें न डिस्टर्ब करे. Okay, fine. In previous class, I have just given you the introduction about geography. Am I right? क्या आप लोग को याद है मैंने क्या बताया था? ज्योग्राफी क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में, कुछ ध्यान है? आप में से कोई बता सकते हो? न्यू स्टूडेंट्स, शुरुआत आप लोग से करती हूँ. कुछ बताइए, आप क्या समझे थे? थोड़ा बहुत बता दीजिए. कम ऑन, मूव फास्ट. जो भी समझे आप पिछली क्लास में, जो जितना भी आपको समझ में आया उसके बारे में. थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच, लास्ट बेंच. क्या है लिटरली मीनिंग, क्या है ज्योग्राफी का? सॉरी, ओके. हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? Alexander von Humboldt. No, from the back side. From Eratosthenes. Who is the father of geography? Eratosthenes. And who is the father of modern geography? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट. अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट क्या थे? वो मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर थे. मॉडर्न ज्योग्राफी जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं. लेकिन ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट जब आया तो ये मॉडर्न ज्योग्राफी हो गया. लेकिन ज्योग्राफी के बारे में जो एक शुरुआत जिन्होंने किया वो थे एरिस्टोथेनेज. कौन थे एरिस्टोथेनेज? ही वॉज अ ग्रीक स्कॉलर. कौन थे ये? ही वॉज अ ग्रीक स्कॉलर. इन्होंने जो है अपने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ज्योग्राफिया, जिसके अंदर उन्होंने ग्रीस, पूरा ग्रीस के बारे में प्लस उसके सराउंडिंग की जो वाटर बॉडीज है, कुछ और जो आइलैंड कंट्रीज थे उसका डिस्क्रिप्शन किया हुआ था. तो वहीं से ये ज्योग्राफी टर्म की शुरुआत होती है. इसलिए फादर ऑफ ज्योग्राफी को अरिस्टोथेलेस को कहते हैं. ठीक है. मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था ज्योग्राफी, द वर्ड ज्योग्राफी इटसेल्फ डिस्क्राइब इट्स मीनिंग. याद है आप लोग को? ये जो स्पेलिंग है ज्योग्राफी, जो ये शब्द है ज्योग्राफी, ये अपने आप में पूर्ण है क्योंकि ये सब कुछ अपने आप में ही समाहित करता है. इसका हर एक लेटर जो है कुछ ना कुछ आपको बताता है. क्या बताता है? इज दिस कलर विजिबल और मे आई चेंज द कलर? विजिबल है? चलिए ठीक है. तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर जियोग्राफी की. अभी भी हम लोग थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे. आफ्टर दैट वी विल मूव टू द चैप्टर्स. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे जियोग्राफी वर्ड की. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ईच लेटर, दिस GEOGRAPHY, दिस ऑल लेटर डिस्क्राइब इट्स ओन मीनिंग. ठीक है. हर किसी की अपने इंपॉर्टेंस है. पहला जी किसको डिस्क्राइब करता है? आप में से कोई बताइए. क्या था वो? जियोलॉजी. इट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट जियोलॉजी विच इज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट ऑफ साइंस है. ठीक है. जिसके अंदर हम पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है, जो भी उसका बनावट है उसके बारे में पढ़ते हैं. दिस ई इज टेलिंग अबाउट एनवायरमेंटल स्टडीज है. इस ई का मतलब क्या है? एनवायरमेंटल स्टडीज. ओ मीन्स ओशनोग्राफी. दिस जी मीन्स जियोमॉर्फी. ठीक है. धरातलीय बनावट, जो अर्थ के ऊपर में जो है, क्रस्ट के ऊपर की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. आर मीन्स मूवमेंट ऑफ अर्थ है. रोटेशन मूवमेंट ऑन इट्स ओन एक्सिस एज वेल एज रेवोल्यूशन मूवमेंट्स अराउंड द सन. ठीक है. दिस आर. ए मीन्स एटमॉस्फेयर. ठीक है. अंडर ए वी स्टडी अबाउट द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ है. ठीक है. देन आफ्टर पी, दिस पी मीन्स पेडोलॉजी. ठीक है. which deals about the type of soil. What is the formation of soil? What is the process for that? What different kinds of soils are there? What is its importance? These all different things in detail we study inside the PISP. H means hydrology, which describes about the forms of water.
different forms of water. What's the difference between this one and this one? ये सिर्फ ओशंस के बारे में बता रहा है, ये पानी के हर स्वरूप के बारे में बता रहा है. Solid, liquid, gas, all these three different states of waters are described inside this hydrology. And after that we study about this letter Y, which means you. You means we human being. You का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? Human being. ठीक है? अगर ये ह्यूमन बीइंग नहीं होता तो क्या हम इन सब का इंपॉर्टेंस समझ पाते? बोलिए आप लोग. अगर ह्यूमन बीइंग नहीं होता तो क्या हम इन सब चीजों को समझ पाते? नहीं समझ पाते. Are those all different substances which are available on the earth change into the form of resource? हो पाता if human beings will not be there? नहीं, नहीं हो पाते. ठीक है, वो सारे नेचुरल थिंग्स है. आज अगर हम एयर की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, लैंड की बात करते हैं, या वॉट एवर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ resources which are available on this earth comes under the category of resource because it is fulfilling the need and demand of we human beings. Am I right? करता है ना, वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमें सेटिस्फाइड कर रहा है. इस वजह से हम उसको किस कैटेगरी में डाल दिया? रिसोर्स की कैटेगरी में डाल दिया. ठीक है, वो रिसोर्स के फॉर्म में हो गया. तो इन दिस ज्योग्राफी सब्जेक्ट, as I have taught earlier, two different branches are there. इसके तहत हम जो है दो ब्रांच को पढ़ते हैं. एक which is called physical, ठीक है, और दूसरा क्या कहलाता है? रीजनल. दूसरा क्या कहलाता है आपका? रीजनल. ठीक है, फिजिकल एंड रीजनल. फिजिकल विच डिस्क्राइब्स एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ है, हर चीज के बारे में बता रहा आपका. लेकिन रीजनल विच इज डिस्क्राइबिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर रीजन, एक निश्चित किसी जगह के बारे में. अब वहां का, once we talk about the physical geography, we discuss about the climate. In a different topic we discuss about water bodies, we discuss about vegetation, we discuss about different structure. ठीक है, ये सब चीजों के बारे में हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल में जो अपीयर हो रहा है. बट वंस वी टॉक अबाउट रीजनल, तो वी टॉक अबाउट एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर रीजन. और क्या हम इसमें पढ़ते हैं इस रीजनल में? नॉट ओनली अबाउट दैट ऑल थिंग्स, हाउ इट इज अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, how it is affecting life of human being, or how human being is affecting that particular reason. ठीक है, how that particular reason is affected by that surrounding. It's okay कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग को वो सराउंडिंग से नहीं प्रभावित कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग अपने एक्टिविटीज के द्वारा कैसे अपने सराउंडिंग्स को प्रभावित कर रहा है, किस तरह से उसको मोल्ड कर रहा है, उसको हम किसमें पढ़ते हैं? अंडर दिस रीजनल ज्योग्राफी. तो ये रीजनल ज्योग्राफी बेसिकली सेंटर्ड किस पे होता है आपका? अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. इजंट इट? इसलिए यहाँ पे जो मेन फोकस हमारा है किसके ऊपर होता है? दैट फोकस इज ऑन ह्यूमन बीइंग, और वी कैन से दैट ऑन पीपल. किसके ऊपर वो फोकस होता है? वो फोकस हमारा होता है ऑन पीपल. इज इट क्लियर? मैंने पिछले क्लास में एक और बात आप लोगों को बताया था कि इन द grade 11 these two branches of geography, in grade 11 we have already studied about this physical geography. In grade 12 we are going to study about the regional geography, and this reason, that is the reason the name of your books are in grade 11 आपका क्या book का नाम था? Fundamental of Physical Geography, but the name of the book in grade 12 is Fundamental of Human Geography. ठीक है, तो here the main focus is on human being. Whatever the development is taking place, whatever the changes we have noticed on this earth, that all things we study in this topic, human geography. Is it clear? यहाँ तक बात आ रही है आप लोग को समझ में? तो 12th में बेसिकली हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं.
पहला ब्रांच हमारा हो गया है। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ए ज्योग्राफी। तो देयर आर द टू ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी। Regional geography, which deals about the human being. Okay. Now, name of the first chapter when you will go through your book. Name of your first chapter is Nature and Scope, Human Geography. Am I right? यही है ना आपके चैप्टर का नाम, नेचर एंड स्कोप ह्यूमन ज्योग्राफी। किसका नेचर स्कोप पढ़ने जा रहे हैं हम? ह्यूमन ज्योग्राफी का। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज दिस ह्यूमन ज्योग्राफी और व्हाई वी स्टडी। सबसे पहला तो सवाल है कि व्हाई डू वी स्टडी अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी? इज इट क्लियर? सबसे पहले क्या सवाल आता है कि व्हाई डू वी स्टडी अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी? आखिर इसके बारे में पढ़ते क्यों हैं? व्हाट इज द रीजन? एक ज्योग्राफर थे, एक पर्सन थे, द नेम ऑफ द पर्सन वाज एल.डी. स्टैम्प। क्या नाम था उनका? एल.डी. स्टैम्प। He has described the entire earth as a abode of human beings. क्या उन्होंने डिस्क्राइब किया था पृथ्वी के बारे में? क्या डिस्क्रिप्शन दिया था? इट्स द abode of human beings। क्या मतलब हुआ इसका? abode means ABODE। abode means घर, होम। ठीक है, तो क्या हुआ? ये पृथ्वी क्या है? ये घर है। किसका घर है? ह्यूमन बीइंग का। समझ रहे बात है? क्यों हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं? तो एल.डी. स्टैम्प का जो डेफिनेशन है, उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया था ह्यूमन ज्योग्राफी को? ही हैज डिस्क्राइब्ड ह्यूमन ज्योग्राफी एज द abode of अर्थ इज द abode of ह्यूमन बीइंग। तो जब पृथ्वी ह्यूमन बीइंग का घर है, तो उस घर के लोगों के बारे में जानना हमारा फर्ज है कि नहीं है? उस घर को कैसे बनाया जाए, किस तरह से घर रह सकता है, ये उस घर में रहने वाले लोग निर्धारित करते हैं। हम लोग ही घर बनाते हैं, इसको डे टू डे लाइफ से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो घर बनता है, घर क्या सिर्फ ईंट पत्थर कंक्रीट से बना हुआ एक स्ट्रक्चर हो गया? क्या घर उसे कहते हैं? घर किसे कहते हैं? जहां लोग रह रहे हो। सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया, वो घर नहीं है। वो घर घर कब बनता है? When the people are living inside। अदरवाइज कुछ दिनों बाद क्या होगा? वो बिल्डिंग खड़ा खड़ा अपने आप वो खंडर बन जाएगा। ठीक है, जब लोग घर में रहते हैं तभी उसका मेंटेनेंस होता है, तभी उसकी मरम्मत होती है और वो मजबूत बना रहता है। तो और घर की पहचान कैसे होती है? वहां पर रहने वाले लोगों से होती है। किस तरह से आप अपने घर को बना के रखे हैं। इज इट क्लियर? ये मजाक की बात नहीं है, ये सीरियस बात है। आप लोग एक ही तरह का घर, कंकड़बाग में जो हाउसिंग बोर्ड का डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ घर है, एक ही तरह के घर है ना, उनका स्ट्रक्चर तो सेम है, फिर भी क्यों बाहर से वो अलग अलग दिखते हैं? दिखते हैं अलग अलग, अंदर का तो स्ट्रक्चर सेम है ना। नॉट ओनली फ्रॉम द आउटसाइड, व्हेन यू विल गो इन द इंटीरियर पार्ट यू विल गेट सो मेनी डिफरेंसेस। बहुत लोगों का घर बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा कि हाउसिंग बोर्ड ने बना के उनको दिया। बहुत लोग उसके अंदर बहुत कुछ चेंज कर देते हैं। ये किस पे निर्भर करता है? किस पे निर्भर कर रही है? बहुत लोग उस घर के आगे एक छोटा सा ही गार्डन बना दिया, कुछ लोग आगे उसकी सजावट, उसका पेंट, उसका कलर, उसके डिजाइनिंग, विंडो का स्ट्रक्चर चेंज करके उसका लुक ही बदल देते हैं। लगता ही नहीं कि ये वही घर है जिसको हाउसिंग बोर्ड ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। Am I right? चाहे आप कंकड़बाग के डिफरेंट कॉलोनी में चल जाइए, अशोकनगर के डिफरेंट कॉलोनीज में चल जाइए, वो सारे हाउसिंग बोर्ड के घर आपके एक ही जैसे, बट फिर भी वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। गवर्नमेंट ने तो अलग अलग नहीं बनाया था, फिर भी वो अलग क्यों नजर आते हैं? वहां के रहने वाले लोगों की वजह से उन्होंने अपने हिसाब से उसको मोल्ड किया। This is the reason we study, we try to know about the people, those who are living inside that। हम क्या कोशिश करते हैं? हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो कैसे हैं, किस तरह के हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज है, वो क्या कुछ काम कर रहे हैं, उनका इकोनॉमिकल वर्क सोर्सेस क्या है। ठीक है, अगर वो प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो इन प्राइमरी एक्टिविटीज व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग।
Are they doing a mining work, or they are involved in agriculture, or they are involved in some other different kinds of primary activities? If the populations are engaged in the secondary activities, then what kind of work in the secondary activities? So these all different things we study about human being in this क्लास 12th है सिलेबस, और यही सारे कुछ वहां पर दी हुई हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अबाउट ऑल दिस डिफरेंट एक्टिविटीज विल स्टडी. बट बिफोर दैट व्हाट वी विल स्टडी? वी विल स्टडी अबाउट पॉपुलेशन. अच्छा, टेल मी वन मोर थिंग. डू यू थिंक दैट in our country India, distribution is population is equally done all over the country? क्या आपको ऐसा लगता है? No, it's not equally distributed. Which are those areas where the population is more? उत्तर प्रदेश. अच्छा, इसके अलावा? ओके, दैट्स गुड, फाइन. तो अगर आप इन स्टेट्स में जिन्होंने बोला यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओके फाइन, यही आपने कहा ना? इसमें से 3 स्टेट कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? कहाँ एग्जिस्ट कर रहा? नॉर्दर्न प्लेन. वंस वी डिवाइड our country according to their physiography, according to their physical appearance, then these all states are existing in the northern plains. Am I right? But area wise, the largest state is Rajasthan. Am I right? Area wise, agar geographical area wise, once we talk about the largest state is Rajasthan. What about the population? In population, it is not existing in the top 10 states also. Area wise, it is the largest state, but population wise, अगर हम टॉप 10 स्टेट्स की बात करते हैं इंडिया की, तो उसमें राजस्थान एग्जिस्ट नहीं करता. समझ गए? बात आ रही समझ में? तो दिस इज इन द सेम वे वंस वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कंट्री इज रशिया. एम आई राइट? दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया है. ठीक है? क्या वहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? पॉपुलेशन कहाँ की सबसे ज्यादा है? According to the present scenario, the highest population is of India. But according to your bookish data or the other different data, it's China. ठीक है? It's China. चाइना जो है जहाँ का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, हमारे बुक के डाटा के अकॉर्डिंग भी चाइना का. बट रिसेंट में जो है वी हैव क्रॉस चाइना. हमारी कंट्री का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो गया. दुनिया में नंबर 1 स्थान पे हम बसते हैं. किस क्षेत्र में? पॉपुलेशन के क्षेत्र में. क्या बात है. टॉप. चलिए इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे. ओके, इसी तरह से व्हाट वी आर गेटिंग कि रशिया इज नॉट हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन. सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इज कनाडा. सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कनाडा. क्या कनाडा भी पॉपुलेशन है? पॉपुलेशन के मामले में वो भी बहुत पीछे, वो भी बहुत पीछे. तो जितनी बड़ी कंट्रीज है उसमें बहुत कमी ऐसी कंट्रीज है जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, जिसमें चाइना आपका है, अदरवाइज ब्राजील, अगेन पॉपुलेशन इज वेरी लेस. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इवनली इन दिस अर्थ. ऑन दिस अर्थ इट इज देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. इज इट क्लियर? तो ये सारा कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. लेट डिस्कस है कि why do we study about geography, human geography? तो human geography की स्टडी हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस अर्थ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अर्थ जिसको हम घर की तरह देखते हैं, किसका घर? इंसान के घर की तरह देखते हैं, इसलिए हम इस इंसान के बारे में भी स्टडी करते हैं. क्योंकि इस अर्थ के ऊपर ये ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो नॉट ऑफ द सेम टाइप. देयर इज वेरिएशन इन ह्यूमन बींग ऑल्सो, इन देयर एक्टिविटीज, इन देयर other different things. There is variation. There are different kinds of human being according to climate, according to the physical appearance, according to the surroundings, environment. There are so many different kinds of human beings are found. Okay? That is why we study about a human being also. But one more thing is here.
whatever the different kinds of human beings are found on this earth, they are interacted with their surroundings. क्या है? They are interacted with their surroundings. And this interaction is not only from the human side, but this interaction is from the nature also. Nature is also influencing the life of human being, as well as a human being is also influencing the surroundings, the nature. ठीक है? वो भी अपने वातावरण को कैसे करते हैं? अगर हम बात करते हैं अपने ही कंट्री की, तो जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट एरिया को क्लीन करके जो है किस में कन्वर्ट करना, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करना, अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट करना. तो ये क्या है? वी आर चेंजिंग द नेचर. Yes or no? In hilly areas, on the name of development, to reach on those different places, to make, construct, or to construct roadways, railways, to make houses or hotels at the tourist places, such as Manali, such as Shimla, Darjeeling. ये क्या है? We are changing that all surroundings. कर रहे हैं कि नहीं बदलाव? एक समय था, मैं अपनी बात आपको बताती हूँ. When I went first time to Manali in the year 1999, sorry, 92. In 1992, environment was so clean. Environment was so clean. जब हम रोहतांग पास पे पहुंचते थे तो वहाँ की आइस, वहाँ की बर्फ बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे, एकदम वाइट, जो कहते हैं सफेद चादर, वैसा अपीयर हुआ था. बट when I went there second time in 2013, what I found, there is lots of dust particles on those ice. और बर्फ के ऊपर आराम से आप एक काली चादर से देख सकते थे डस्ट पार्टिकल्स के. ये कैसे हुआ? ये डस्ट पार्टिकल्स आए कहाँ से? हाइट तो उसकी वही है, हाइट तो रिड्यूस नहीं हुई, हाइट तो वही अप्रोक्सीमेटली अभी भी है. ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी ऑलमोस्ट वही है. तो ये बदलाव आया कैसे? कैसे इन वर्षों में 1992 to 2013 there is a major change. ये क्यों हुआ? And who is responsible behind this change within this 20 years? इन 20 सालों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, ये कैसे हुआ? The factor behind this one is we human being itself. कौन है? हम खुद हैं. पहले वहां पे गुनी चुने लोग जाते थे, थोड़ी बहुत गाड़ियां जाती थी. आज से गाड़ियों की कतार लगी होती है. And every vehicle is releasing carbon dioxide. Sorry, carbon monoxide. Am I right? तो वो जो रिलीज हो रहा है वो जा कहाँ रहा है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? प्लस जो लोग घूमने जा रहे हैं, जो कुरकुरे चिप्स खा रहे हैं, वो पैकेट्स कहाँ जा रही हैं? वो पॉल्यूट कर रहा है अलग. ठीक है, जो कुछ किया, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा पॉल्यूशन. ठीक है, और इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि आज वो एरिया भी पॉल्यूटेड हो चुका है. आज वो भी नीट एंड क्लीन नहीं है. आज वो चित्र भी पूरा पॉल्यूटेड हो चुका है. तो दिस इज वन एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन यू टू एक्सप्लेन व्हाई टू स्टडी अबाउट ह्यूमन. ठीक है, हम क्यों पढ़ते हैं इनके बारे में. Another thing about this one. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को चैप्टर से फर्स्ट पेज एक्सप्लेन कर देती हूँ so that you can be able to understand. We are having time, enough time we are having. I'm switching over to the chapter. Okay. इसके बाद फिर मैं आपको एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन. चलो, those who are having book, it's so very good. Those who are not having book, no need to take tension. We will discuss over here. I'm just looking. अच्छा, चलो, this is the name of our chapter, Human Geography, Nature and Scope. It's okay. बात करते हैं हम लोग यहाँ पर. अच्छा, first look at here.
ऑन दिस पिक्चर क्या दिया हुआ है? यहाँ पे इंसान, यहाँ पे इंसान, यहाँ पे इंसान दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन। यहाँ क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क। यहाँ क्या हो रहा है? प्राइमरी एक्टिविटीज, गैदरिंग या कलेक्शन जो भी हो। ये क्या है आपका? हाउसिंग, सेटलमेंट। वेयर, इन विच एरिया? माउंटेन एरिया। सेटलमेंट इन माउंटेन एरिया। ठीक है, मे बी क्या पता लद्दाख का हो, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। चलिए, तो एक चीज क्या समझ में आया हम लोगों को? क्या समझे हम लोग? ह्यूमन ज्योग्राफी इज अबाउट दिस ऑल डिफरेंट थिंग्स, about their activities, about their settlements, about their different kinds of work. Human geography is about that all things. Let's discuss what is given in this chapter. You have already studied human geography as a discipline in chapter 1. Already I have given you these all different things. Geography as a discipline in the previous class. पिछले क्लास में मैं आपको क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर यही है, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन. Discipline means here subject. What is the meaning of this discipline? इस discipline का मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब है यहाँ पर subject है. ठीक है, इस discipline का मतलब क्या है? यहाँ पर discipline, यहाँ पर अनुशासन नहीं. यहाँ पर discipline का मतलब अनुशासन नहीं है, बल्कि क्या है? यहाँ पर इसका मतलब है आपका subject है. तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में ऑलरेडी बता रखा है कि ज्योग्राफी जो है कैसे एक सब्जेक्ट के तौर पे बनकर आया. शुरुआत में ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था, आपका मैथ था, साइंस था, ये सब कुछ थी, लेकिन ज्योग्राफी नहीं था. ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट कब आपका आया है? ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी. 17th सेंचुरी में इसको एज अ सब्जेक्ट मान्यता मिली है, और वो मान्यता दिलाने का श्रेय किसको जाता है? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को. दैट इज द रीजन वी कॉल हिम एज अ फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी. ठीक है, वो श्रेय किनको जाता है? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को. उनकी वजह से ज्योग्राफी को इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट का मान्यता मिला. बाद में कार्ल रिटर भी उनको हेल्प किया, उनकी भी मदद हुई, लेकिन मेन जो रोल था वो हम्बोल्ट का था, इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी उनको कहा जाता है. लेकिन इसको एज अ नॉलेज में किन्होंने लेकर आया? वो लेकर आए थे एरिस्टोथेनीज, जिस वजह से एरिस्टोथेनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं. तो ज्योग्राफी उन्होंने ही सबसे पहले लैंड के बारे में डिस्क्राइब किया, वाटर बॉडी के बारे में डिस्क्राइब किया, और एक जगह पर ये सारा डिस्क्रिप्शन उन्होंने रखा. ठीक है, इसके पहले क्या था? ज्योग्राफी वाज टॉट अंडर डिफरेंट सब्जेक्ट्स है. इसका अगर कुछ फिजिकल पार्ट को पढ़ना है तो दैट वाज टॉट अंडर फिजिक्स. अगर इसके कुछ वेदरिंग वगैरह के बारे में पढ़ना है, दैट वाज टॉट अंडर केमिस्ट्री. अगर क्लाइमेट के बारे में पढ़ना या वेजिटेशन के बारे में पढ़ना होता था तो दैट वाज टॉट अंडर बायोलॉजी. इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर में इसकी पढ़ाई होती थी. कैलकुलेशंस वगैरह के जो पार्ट थे, जो स्टैट पार्ट ज्योग्राफी का है, दैट वाज टॉट अंडर मैथ्स. आज भी मैथ्स के अंदर में स्टैट का पार्ट पढ़ाया जाता है. ठीक है, तो इस तरह से इसके पोर्शंस अलग अलग पार्ट में पढ़ाया जाता था. ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी ये एक सब्जेक्ट के तौर पे आया, लेकिन ये स्कूल लेवल तक रहा. ये कहाँ तक रहा? स्कूल लेवल तक रहा. 17th सेंचुरी की एंड होते होते तक ये हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल तक रहा. कॉलेजेस में भी ये इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं. दैट क्रेडिट गोज टू हम्बोल्ट कि इन्होंने इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पे ज्योग्राफी की पहचान दिलाई, और 18th सेंचुरी में ज्योग्राफी इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन गया. ये सफर था आपका 300 BC से लेकर अभी तक का ज्योग्राफी का. और उसके बाद से आए दिन ज्योग्राफी में कुछ ना कुछ नए रिसर्च होते जाते हैं, नया खोज होता जाता है, और नई जानकारियां इसमें एड ऑन होता चला जाता है. तो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन में हमने ये पढ़ा है कि ज्योग्राफी क्या है, और इसके बाद हमने सारे चैप्टर्स में फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा इन ग्रेड 11. Do you recall this chapter has broadly covered the introduced you to the nature of geography. Which chapter? This chapter. The chapter about which we are going to study. This chapter is broadly dependent on which topic? About the nature of geography. Basically, which geography? Human geography. Okay. Here we are not going to discuss about the nature of physical geography.
नेचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन ग्रेड 11, वहां ऑलरेडी हम इस सब के बारे में पढ़ चुके हैं. हियर इन दिस चैप्टर वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ. नेचर क्या होता है? आपका नेचर मेरा नेचर नहीं, आपका नेचर क्या है वो, दैट नॉट दैट नेचर. हियर नेचर somehow it is related with that only कि बेसिकली ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इस ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या देखना है हमें, किन बिंदुओं पे हम इस पे फोकस करेंगे. दिस इज द नेचर. Also acquainted with the important branches that sprout from the body of geography. Important branches. What are those different branches? That is only two which is further described here. ठीक है, क्या है? Which are those two different branches? It is already given here. That is the physical environment, and second one is your human being. So that we will discuss it. After that, what is mentioned here? Human geography with the mother discipline. Which such geography is considered as. अच्छा, एक और चीज आपको जो है, which subject is considered as a mother subject? Do you know? किसे बोलते हैं mother subject? That is geography. Geography को ही कहा जाता है. ठीक है? क्यों कहते हैं? क्योंकि geography is connected with all the different other subjects. Class 11th geography as a discipline में हमने उससे diagram में पढ़ा था. How it is related or how it is having its connection with the natural science as well as social science. Natural science से it is having connection with the geology, it is having connection with the climatology, it is having connection with the oceanography, it is having connection with all the different branches of science. At the same time, geography is having its connection with the social science. History से भी इसका संबंध है, ठीक है? Politics से भी political geography is also there. Is it clear? इसी तरह से आपका इकोनॉमिकल ज्योग्राफी इज आल्सो देयर. तो आपके सोशल साइंस के भी जितने सब्जेक्ट्स हैं उससे भी इसका संबंध है. दिस इज द नेचर. दिस ज्योग्राफी इज नोन एज अ मदर सब्जेक्ट. इसको कहा जाता है. ढूंढिए, वो आप ढूंढ लीजिए, पता चल जाएगा. सॉरी, चलिए बाद में later on we will discuss on that. Okay, so human geography with the mother discipline, that is geography. Mother discipline clear cut यहाँ पे mention किया हुआ है. Mother discipline किसे बोलते हैं? Discipline means here already I have given subject. तो mother subject किसको बोलते हैं? किसे बोलते हैं mother subject? दे दिया यहाँ पर. Not clear? ये क्वेश्चन अक्सर MCQ में पूछता है, इसलिए मैं इस पे फोकस की हूं. ध्यान दीजिएगा, एक एक सेंटेंस यहां पर है. As you know, geography as a field of what is this? Field of the study is integrative, empirical and practical. Now, अब क्या है भाई? ये ज्योग्राफी है क्या? ये it is the study of it is that field we study about क्या, किस चीज के बारे में? Integrative. What is the meaning of integrative? Sorry? ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल देके समझाइए, बताइए बताइए. Absolutely, it is having its relation with all the different branches. ठीक है, हर किसी के साथ ये इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है. सेकंड वन इज empirical. What do you understand by this? Practical. Then why it is given practical? Empirical is a different word. Practical तो जो experience हो गया. चलिए, what is the meaning of empirical? जो बोलो बोलो, कोशिश करो बेटा. All of you are well aware. थोड़ा जानने की कोशिश करिए. Empirical means which is getting their things on the basis of facts. ठीक है, which are actually somewhere existing. Empirical, जो कहीं भी कोई भी बात जो है कोई हवा में इस तरह से नहीं कर रहे हैं. There is something truth है about that. ठीक है, and practical.
और जिसको हम अपनी दिनचर्या में भी महसूस कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी इज द फील्ड दैट वी स्टडी अबाउट दिस ऑल डिफरेंट थिंग्स। ये ऐसा क्षेत्र है, ये इस तरह का एरिया है जहां पर हम इन सभी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर नो? अब इसको डिटेल और हम लोग पढ़ेंगे। दस, द रीच ऑफ ज्योग्राफी इज द extensive and each and every event or phenomenon which varies over space and time can be studied geographically. यहां पर टाइम आपका ये आ गया, ओवर स्पेस एंड टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेस हियर? कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथ अफ्रीका, समझ रहे हैं? अमेजन फॉरेस्ट, कोंगो फॉरेस्ट, साइबेरिया रीजन, अंतर समझ में आ रहा है? इक्वेटोरियल रीजन टू द पोलर एरिया, नॉर्थ पोलर एरिया टू द साउथ पोलर एरिया। ये जो डिफरेंसेस है अलग अलग जगह, दिस इज कॉल्ड स्पेस। क्या बोलते हैं हम इसको? ये स्पेस। टाइम, फ्यू इयर्स बैक समथिंग डिफरेंट, प्रेजेंटली समथिंग डिफरेंट। क्लास 11th के बुक में सेकेंड चैप्टर में ज्योग्राफिकल एज हमने पढ़ा है। 11th का बुक जिनके पास नहीं है वो देख लीजिए और उसको भी रखिए, क्योंकि बहुत सारा कुछ यहाँ पर हम लोग है जिसको कोरिलेट और उसको कंसीडर करेंगे 11th से। ठीक है, उसका कनेक्शन हम 11th से करेंगे। कमिंग टू ईच एंड एवरी लाइन, जस्ट होल्ड, इट्स ओके। सो स्पेस एंड टाइम के अलग अलग जगहों पर और अलग अलग समय अंतराल के दौरान there was some Jurassic age जब कुछ और था। ठीक है, ग्लेशियर एज वाज आल्सो देयर है। तो इस तरह से जो समय बदलता गया और इस पृथ्वी के ऊपर जो अलग अलग बदलाव होते गए, ये सब कुछ हम कहाँ पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में। दिस ऑल थिंग्स वी स्टडी ओनली इनसाइड द ज्योग्राफी। हाउ डू यू सी द अर्थ सरफेस? कैसा हम देखते हैं इसको? फ्लैट, हिली, plateaus, ocean, ठीक है? So where we study about these all things? Inside the chemistry, inside economics, we study these all things where? In geography. Clear now? After that, what is given here? Two major components है nature. One component is nature, which tells about the physical geography, and other one is life. Other one is life, where we considered mainly to human being. Life is including everything, animals plus plants also, but the main focus is on human beings. It is mentioned over here also. Life form including human beings. So what are the two branches? दो branches मिल गए आपको, physical environment और physical geography और regional geography. Already I have given these two branches. आगे समझ में? सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। Which subject is considered as a mother subject or mother discipline? Geography. How many branches are of geography? Two branches. Which are those? What is the aim to study about human geography? और why do we study about human geography? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। Why do we study about human geography? और what is the aim or main theme to study about human geography? To know about interrelationship between the nature and human. क्या है यहाँ पर main aim? To know about interrelation between nature and समझ में आई बात है? आप इस बार शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको। एम और मीन क्या है आपका? टू नो इंटर रिलेशन बिटवीन नेचर एंड human. Understood now?
मेन थीम क्या है इस चैप्टर का? तो थीम आपका यही है। इस पूरे चैप्टर में वंस वी विल गो थ्रू द डिफरेंट टॉपिक्स विल कम टू नो कि एवरीवेयर द सेम थिंग इज डिस्क्राइब्ड, हाउ नेचर एंड ह्यूमन बीइंग आर इंटरैक्टेड, व्हाट इज देयर रिलेशनशिप है, ठीक है, हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हम यही मेन इसे पढ़ेंगे। तो सेम थिंग इज मेंशन्ड हियर। चलिए एक क्वेश्चन आपका दिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोग कर कर आइएगा, बुक में लिख के लेकर आइए, कॉपी में लिख के लेकर आइए, ये आपके ऊपर है। मेक अ लिस्ट ऑफ द फिजिकल एंड द ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ योर सराउंडिंग, ऑफ योर ओन सराउंडिंग। जहां कहीं भी आपका घर है या जो आपका कोचिंग है, इसके सराउंडिंग में उन सारे ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखोगे विच आर नेचुरल और विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। गॉट इट? हो जाएगा? हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ। सो शुड आई मूव फॉरवर्ड? सिर्फ फर्स्ट पेज करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेट डिस्कस है, मूविंग टू द नेक्स्ट। अच्छा, वन मोर थिंग इज गिवन हियर, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दिस ऑल थिंग्स है। एक चीज पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जिनके पास बुक है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, जिनके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, जब बुक आएगा तब आप करिएगा। इस पे ध्यान दीजिए। फिजिकल ज्योग्राफी स्टडी फिजिकल एनवायरनमेंट and human geography study the relationship between the physical means natural and the human world. Special pronunciation is here special, but ये special word हम किस में यूज करते हैं? Only inside the geography, जब हम अंतर हमें बताना है आप में और आपके बगल में बैठा हुए बच्चे में क्या डिफरेंस है, तो what we are using the word special, pronunciation is special। एक और होता है SPECIAL, उसका भी प्रोनाउंसिएशन स्पेशल है, ये भी आपका स्पेशल है, बट दोनों में अंतर क्या है? वो स्पेशल एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, बट दिस इज टेलिंग यू अबाउट द डिफरेंस। समझ में आ गया बात है? तो ह्यूमन वर्ल्ड से द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फेनोमेना एंड हाउ दे कम अबाउट द सोशल एंड द इकोनॉमिकल डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या चाइना के लोग भी वही काम करते हैं जो हम इंडियंस करते हैं? क्या इंग्लैंड के लोग भी वही काम करते हैं जो कनाडा के करते हैं? There are, although they are located at the same latitude, yes or no? England, Canada is almost located at the same latitude, but फिर भी दोनों के दिनचर्या उनके कार्यकलाप में अंतर क्यों? Because of their surroundings. We all Indians, बाकी छोड़ दीजिए, वर्ल्ड को छोड़ दीजिए, अपने ही कंट्री में आइए, are all Indians performing same type of economical activity? People of UP, Bihar, their main economical activity is agriculture, but at the same time, people of Kerala, their main economic activity is fishing. What is their main economical activity? Fishing. जितने भी कोस्टल एरियाज है, जो कोस्टल एरियाज के जो पीपल है, उनका मेन इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या है? फिशिंग हो, चाहे वो उड़ीसा के कोस्टल एरियाज के लोगों के, तमिलनाडु के है कि आंध्र प्रदेश के हो। लेकिन as we start moving towards the interior, we are getting the different kinds of economical activity. तो जब एक देश में ही, अच्छा, another important things है, are the same type of crops cultivated by the people of Rajasthan and West Bengal? किया जाता है? और अगर नहीं तो क्यों? What's the reason? Even in the northern plain, Bihar is also located in the northern plain. Yes or no? Punjab is also located in the northern plain. Are the people of Punjab and Bihar cultivated the same type of crops? No. Why there are differences? Punjab is in the western side, Bihar is in the eastern side. समझ रहे हैं? So there are differences. This is the meaning of this special. So what is mentioned here? Physical geography study the physical environment. Physical geography में हमने क्या पढ़ा? Physical environment के बारे में हमने पढ़ा. On in 11th we have already studied about these all things. ठीक है? साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा? बट अब इसकी फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, कैसे है, कैसा इसका फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे वो रिमूव हो रहा है, कैसे चेंजेस हो रही हैं, ये सारा कुछ हम फिजिकल एनवायरनमेंट में पढ़ लिए अंडर द फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी क्या पढ़ रहे हैं हम? देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बारे में रिलेशनशिप है? बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन। मैंने यही थीम लिखवाया ना,
What is the theme of this chapter? Interrelation between the nature and human. तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? बेसिकली हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट, हाउ दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर. हु? नेचर एज वेल एज ह्यूमन बीइंग. कैसे? किस किस क्षेत्र में वो रिलेशन, किस में डिपेंडेंसी, ह्यूमन फेनोमेना एंड हाउ दे कम अबाउट, कैसे वो आए. अगर एस्किमोज से नॉर्दर्न पोल पर हैं तो व्हाई दे आर फाउंड ओनली एट द नॉर्दर्न पोल? व्हाई नॉट एस्किमोज आर फाउंड एट इक्वेटर? इफ पिग्मीज आर फाउंड एट इक्वेटर, then why only they are found at equator? Why not the pygmies are found in the polar areas? समझ रहे मेरी बात को? एक ट्राइबल ग्रुप है पिग्मीज जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलता है, कॉन्गो बेसिन के आसपास ये मिलते हैं, छोटे छोटे होते हैं. ये इक्वेटर के पास पाए जाने वाली प्रजातियां हैं. एस्किमोज वो प्रजाति है ह्यूमन बीइंग की जो कहाँ मिलती है? ग्रीनलैंड में या आपका साइबेरियन रीजन में, जो आपका बर्फीली प्रदेश है नॉर्थ पोल के पास. कुछ in some part of even the Canada also Eskimos are found. तो हमने ये नाम कैसे रखा, किस आधार पर रखा? उनका फिजिकल अपीयरेंस, उनकी एक्टिविटीज, ठीक है, उनका जो है इकोनॉमिकल वर्क, उसके आधार पर हमने उनको आइडेंटिफाई किया. ऑन दैट डिफरेंट बेसिस वी हैव डिफरेंशिएटेड विद देम. है कि नहीं? तो वही आपको यहाँ पे हुआ है कि ह्यूमन फेनोमेना कि क्या उनकी काम है, किस तरह का उनका है, and the special distribution of the about the social and socially कैसे वो हैं, कितना इंटरैक्ट है, और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस, इकोनॉमिकल कैसे उनकी, क्या उनके वर्क है between the different parts of the world. I hope now this definition is very much clear. Understood everyone? कोई डाउट है तो बोलिए. Another important thing of this topic is on this page. Let's discuss only this page. After that, we will discuss in the next one. यहाँ पर एक और important चीज है इस पेज में, in this paragraph है. Geography as a discipline is to understand the earth as the home of a human being. मैंने अभी आपको बताया, which geography? Human geography. Here we are talking about human geography. Human geography इसको inverted commas में कर लो. Human geography जो एक डिसिप्लिन है, इट इज कंसिडर्ड एज ए होम ऑफ ह्यूमन बीइंग. द अर्थ एज होम ऑफ ह्यूमन बीइंग. वी स्टडी इनसाइड दिस ह्यूमन ज्योग्राफी अबाउट दिस ऑल थिंग्स. व्हाई? बिकॉज अर्थ इज कंसिडर्ड एज द होम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. क्लियर? आफ्टर दैट हियर व्हाट इज द मेन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग? दिस emphasis is on the study of nature and human being. इसके मेन फोकस हमारा किस चीज पर है यहाँ पर? Study about the nature and human being, about their interaction, about their relation, about their dependency. चलिए अब एक और वर्ड आपका यहाँ पर आया, dualism. Do you understand the meaning of dualism? Duo means two. Duo means two. Lism means सिद्धांत. ठीक है? Philosophy, सिद्धांत है. तो dualism means what? Geography is a subject based on two different philosophies, two different thoughts. दो तरह की विचारों, दो तरह के आदर्शों पे निर्भर है आपका ये कौन सा ह्यूमन ज्योग्राफी. क्यों है और कैसे है? कैसे है? लेट डिस्कस अबाउट इट. क्यों इसको हम ड्यूलिज्म कहते हैं? इट इज अ ज्योग्राफी गॉट ए सब्जेक्ट टू ड्यूलिज्म. इसको ड्यूलिज्म के सब्जेक्ट में रखा गया है. इसको किस कैटेगरी में डाला गया है? ड्यूलिज्म की कैटेगरी में डाला गया है. क्यों डाला गया है? बिकॉज it doesn't only describe about the laws of making theories but also it describe about the ideographic or the descriptive. ये सिर्फ थ्योरीज की बात नहीं करता है बल्कि इसको प्रैक्टिकली भी implement करता है. Why geography is considered as or it is a subject of dualism? अगर फिजिक्स का कोई लॉ है तो सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकली उसको करके भी बताया जाता है. Am I right? Correct it is. अगर न्यूटन की लॉ कहती है कि चीजें धरती पे गिरती है, ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी को प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट भी किया जाता है. सेम थिंग इज विद दिस सब्जेक्ट ज्योग्राफी.
Why it is kept under the dualism? Because it doesn't describe the things only in a descriptive way, only in a theoretical way, but also it shows that all things in a practical way. अगर पहले के इंसान सिर्फ एग्रीकल्चर करते थे, उनका सेकेंडरी टर्शरी उतना एक्टिव नहीं था, तो वो सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी एक्टिविटीज करके ही किस तरह से अपने जीवन यापन करते थे, क्या उनकी दिनचर्या था, इसको प्रैक्टिकली भी लोग आज भी कुछ हिस्सों में करते हैं और उसको देखा जा सकता है। समझ रहे बात को? तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है, प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन भी उतना ही है। तो अगर हम इसको दूसरी भाषा में कहें तो ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, यह चरितार्थ भी उतना ही है। तो inside the geography we study because whatever the things are taking place, that all we have learned from the nature. इंसान आज चांद पे पहुंच रहा है, चांद पे पहुंचने का आइडिया भी उसके पास कहां से आया? नेचर से आया। कैसे नेचर से आया? जब उन्होंने चिड़ियों को उड़ते देखा, ठीक है, जब इंसान बर्ड्स को फ्लाई करते देखे, विच आर द नेचुरल थिंग्स? वी हैव नॉट क्रिएटेड बर्ड्स, वी हैव नॉट क्रिएटेड दोज इंसेक्ट्स विच आर फ्लाइंग इन द स्काई, दे ऑल आर नेचुरल, ठीक है। वी हैव लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। साइंस में फ्रिक्शन वर्ड आप लोगों ने पढ़ा था ना, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? अब फ्रिक्शन से कैसे आता है? Once the two stones are colliding with each other, what is happening? Friction generates, and due to that friction, what is coming out? Fire, है ना? तो इस तरह से हम नेचर के लॉ से ही सब कुछ सीखे हैं। हम नेचर को ऑब्जर्व किया, हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन, हाउ दिस ऑल phenomena are taking place, and we learn these all things from that nature. और आज उसी नेचर से सीख के सब कुछ हम कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? नेचर के ऊपर ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। We try to conquer the nature by implementing those all different technologies which we have learned from the nature itself. समझ में आ रही बात है? तो ये है आपका ड्यूलिज्म। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? वेरी मच क्लियर? चलो अब आगे थोड़ा सा, ओनली दिस पैराग्राफ वी विल कंप्लीट, आफ्टर दैट आई विल लीव यू। इसके बाद आपको क्या मेंशन किया हुआ है? यू विल रियलाइज दैट geography got subject to dualism. Already I have given you why it is starting whether the geography as a discipline should be a law making theories as well as or a डिस्क्रिप्टिव आइडियोग्राफिक। इसकी लॉ मेकिंग थ्योरी है प्लस वो प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंटेड है डिस्क्रिप्टिव। वेदर इट्स सब्जेक्ट मैटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्रोच ऑफ द स्टडी शुड बी रीजनल और सिस्टमैटिक। आगे ना आपका रीजनल एंड सिस्टमैटिक, फिर से टू डिफरेंट ब्रांचेस, रीजनल ज्योग्राफी एंड सिस्टमैटिक मींस फिजिकल ज्योग्राफी। जो भी ज्योग्राफी के अंदर चीजें हैं वो एक सिस्टमैटिक वे में क्रमबद्ध तरीके से और एक समय के अकॉर्डिंग चलती है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ और ऑल ऑफ द सडन थिंग्स चेंजेस। और अगर ऑल ऑफ द सडन इन एनी एरिया समथिंग चेंजिंग है तो देयर इज रीजन बिहाइंड दैट आल्सो। अगर कहीं पर साइक्लोन आ गया, कहीं पर सुनामी आ गया तो ऑल ऑफ द सडन चेंजेस होंगे, बट बिहाइंड दैट देयर इज अ बेसिक फैक्ट, देयर इज अ बेसिक रीजन बिहाइंड दैट ऑल थिंग्स है। ठीक है, तो ये सारे डिस्क्रिप्शन जो है इस वजह से इसको ड्यूल सब्जेक्ट में रखा गया है। सो ऑन दिस डिफरेंट बेसिस व्हाट वी आर सेइंग, इट्स अ फेनोमेना टू बी इंटरप्टेड थ्योरेटिकली और थ्रू द हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन अप्रोचेस। ये थ्योरेटिकली भी है, चाहे वो आपका वो थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन हिस्ट्री से कलेक्ट किया हुआ है या डिफरेंट एरिया से है। ठीक है, तो लाइक दिस वी आर सेइंग दैट वी कैन नॉट, वन मोर थिंग इज हियर, बट फाइनली यू विल appreciate that dichotomy between the physical and the human is not very valid on, because what's the meaning of dichotomy here? Separate, huh? Contrast, yes, और to separate means कि इनको बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, not valid because क्यों नहीं किया सकता? Because nature and human are inseparable elements and should be seen historical, ancient time से देखा जा रहा है
ह्यूमन बीइंग और नेचर जो है बिल्कुल एक दूसरे पे आश्रित है, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। अंडरस्टूड नाउ? क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलो। ओके देन।